नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती 2022 की प्रिपरेशन के लिए आज ये क्लास 3 है और क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा और लास्ट तक अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या फिर अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे इसी चैनल पे मुख्य सेविका की डेली क्लासेज मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन के पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, इसको आप जानते रहिए और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, उसी हिसाब से आप बता पाएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ICDS की शुरुआत 1975 में हो गई थी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से लेकर के 1969 तक 1979 तक, माफ़ी चाहूँगा, 1974 से लेकर के 1979 तक था। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी थी, लेकिन यह जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपके लिए इतना जानना आवश्यक है कि 1975 में ICDS की शुरुआत की गई थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? एक चीज़ तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि विटामिन सी इन सभी फलों में पाया जाता है। अगर आम की बात कर लें तो पके हुए आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आम है तो इसमें विटामिन सी पाया जाएगा और अगर पका आम है तो इसमें जो है विटामिन ए पाया जाएगा प्रचुर मात्रा में। लेकिन यहाँ पर चारों फलों में पूछा गया है सबसे अधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले के फल को आप, आंवले का शरबत आता है, जिस प्रकार से भी सेवन करिए। आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शरीर की त्वचा की चमक के लिए, फिर बालों के लिए भी, तो इसका सेवन करना चाहिए नियमित। तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाकी अमरूद में, नींबू में और कच्चे आम, इन सभी में भी विटामिन सी पाया जाता है। आम का आप ध्यान रखिएगा, पके आम में विटामिन ए और कच्चे आम में विटामिन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न दर्शाई गई कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व इन सभी चारों ऑप्शन में दिए गए जो सब्जियां हैं, चौलाई, पत्ता गोभी, मेथी, सरसों का साग, इन सभी में पाया जाता है। लेकिन अगर इन चारों में तुलना करना हो कि किस में सबसे अधिक पाया जाता है, तो चौलाई में सबसे अधिक पाया जाता है। इसी को चौराई या फिर चौलाई भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। बाकी मेथी में, पत्ता गोभी में, सरसों के साग, इन सभी में लौह तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा चौलाई में पाया जाएगा, चारों में तुलना करने पर। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, ये जो प्रैक्टिस सेट आपका है आज से पूरी तरह से आपके सिलेबस पर आधारित है। आपके सिलेबस से एक भी प्रश्न आपको बाहर का नहीं मिलेगा और पूरे आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा। आपकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी और डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। कभी प्रश्नों की संख्या कम हो तो आप परेशान मत होइएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे यूनिक प्रश्न रहेंगे, आपके सिलेबस पर आधारित और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मुख्य सेविका की, आंगनवाड़ी की, तो इसलिए ये सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, हमारे हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? वैसे तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम, फास्फोरस, इन सभी का व अन्य तत्वों का योगदान होता है सूक्ष्म मात्रा में। लेकिन हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए कौन सी विटामिन अति आवश्यक है?
वैसे तो सभी विटामिन आवश्यक होते हैं, लेकिन कौन सा विटामिन अति आवश्यक है हमारी स्वस्थ आँखों के लिए, त्वचा के लिए और शिशुओं के विकास के लिए? 3 चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कभी कभी आपसे रेटिनॉल ही डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आपको पता रहेगा कि रेटिनॉल का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी जो होता है ये पूरा एक समूह होता है, B1 से लेकर के B12 तक। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो हमारी स्वस्थ आँखों, त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए विटामिन ए की अति आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर जीरोथैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या फिर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन, 280 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव, प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाएगा? यानी जो प्रसव की जो संभावित तिथि होती है उससे 3 सप्ताह पहले अगर डिलीवरी हो जाती है, प्रसव हो जाता है, तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाएगा। 3 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह से और पहले अगर डिलीवरी हो जाती है तो। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप सभी भी कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, 3250 ग्राम के लगभग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंसुअस यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बताइए। भारत का अलग है और उत्तर प्रदेश का अलग है। अगर आपसे देश का लिंगानुपात पूछा जाएगा, अगर आपको पता हो तो आप पहले आंसर करिए कमेंट के माध्यम से, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर देखिए। अगर देश का पूछा जाएगा तो 933 है, और अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा, माफ़ी चाहूँगा, 943, और अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो 912। मतलब राष्ट्रीय लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना कम है? 31 कम है। यानी प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, यही लिंगानुपात होता है, या पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो 912 उत्तर प्रदेश का है और 943 देश का है। ये आपको डाटा ऐसे ही याद रख लेना है अच्छे से। तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितनी भी बहनें हमारे चैनल से जुड़ती हैं आप सभी का सिलेक्शन हो, और उसी तरह से हम पूरी मेहनत से
आपके लिए क्लासेज चलाएंगे और ये क्लासेज आपको डेली मिलेंगी और प्रश्नों को हम सेलेक्ट करके ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी प्रश्न उठा लिया कहीं से भी, नहीं, जो आपके सिलेबस पर पूरी तरह से आधारित हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक और जितना हो सके आप शेयर करते रहेंगे, शेयर कर दीजिएगा आप सभी। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और जितने भी क्लासेज आपको दे रहे हैं एक भी क्लास आपसे छूटना नहीं चाहिए। प्लेलिस्ट आप लोग जो चैनल के जाएंगे, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको सारे जितने भी क्लासेज होंगे आपको एक ही जगह सब मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है। 2 वर्ष तक पूछा है यहाँ पर। अगर आपको आंसर पता हो तो आप भी कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75 से लेकर के 80% तक बौद्धिक विकास हो जाता है। 2 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें 75 से लेकर के 80% तक बौद्धिक विकास हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, पॉक्सो एक्ट किससे संबंधित है? पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था और पॉक्सो एक्ट जो है ये बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद, सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है? वीडियो अभी यहीं पर समाप्त नहीं होगा, अभी कुछ हम आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी बताएंगे, उसे भी आपको सुनना है, उसे भी आपको देखना है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित 0 से 2 वर्ष के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। इसमें सभी तरह के जो टीके होते हैं उनको लगाए जाते हैं, जो नहीं लगे होते हैं। कुछ यहाँ पर हम लोग और फैक्ट देखेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन कराया आप सभी को ICDS का, समन्वित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। हालांकि हमने इसके बारे में चीज़ें बताई लेकिन थोड़ा सा आप और सुन लीजिए। इसकी जो शुरुआत है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1975 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों तथा उनकी माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श, प्रशिक्षण, स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में शुरू की गई थी। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों और उनकी माताओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, परामर्श, प्रशिक्षण, ये सभी जो है उपलब्ध कराना। और इसकी अगर अन्य विशेषताओं की बात कर लें तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी आधारभूत आवश्यकताएं, विशेष करके जो ग्रामीण के बच्चे हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको ICDS के बारे में याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए इसके बाद, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। थोड़ी सी राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी 1985 में। टीके से रोकी जा सकने वाली 6 बीमारियों से शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सभी आपके सिलेबस में है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इस पर हम बेस्ड ऑन क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्टिव चीज़ें देखते चलेंगे। 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। टीके से, वैक्सीनेशन से रोकी जा सकने वाली 6 बीमारियों से शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। इसके बाद अगली देखिए यहाँ पर योजना, मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील आप सभी ने नाम सुना होगा, मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1995। अब फिलहाल में इसके जगह पे दूसरी योजना आ चुकी है, एक नई योजना है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे विस्तार से। लेकिन जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही होती है, इसलिए पुरानी योजनाओं पर बेस्ड ऑन प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर उन्हें आवश्यक पोषण दिलाना। हालांकि आप देखेंगे 1 से 8 तक के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, कॉपी किताब आदि चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे विस्तार से योजनाएं चलाई जाती हैं। तो थोड़ा सा इसको भी आप जानते रहिए। मध्याह्न भोजन योजना 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जगह पर अब दूसरी योजना चलाई जा रही है जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे प्रश्न आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में, जहाँ तक हमें लग रहा है। उज्ज्वला योजना, एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त में सिलेंडर, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है, और एक है उज्ज्वला योजना। दोनों में बहुत अंतर है। लेखपाल की परीक्षा में यही क्वेश्चन आपत्ति के लिए चला गया था, उसमें सब लोग कन्फ्यूज हो गए कि क्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तस्करी की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास, एकीकरण, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की शिकार लोगों की स्वदेश वापसी के लिए व्यापक योजना। ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए दोनों ही योजनाएं महिलाओं के लिए हैं, ठीक है, दोनों ही योजनाएं। तो उज्ज्वला योजना क्या है? 2016 में शुरुआत की गई थी। तस्करी की रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, एकीकरण, वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी के जो प्रभावित महिलाएं हैं उनकी स्वदेश वापसी के लिए व्यापक योजना। इनमें अन्य देखिए क्या क्या इसके अंतर्गत और चीज़ें शामिल हैं, जैसे पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना, बुनियादी सुविधाएं उनमें उपलब्ध कराना, आजीविका के विकल्प उपलब्ध करवाना, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय सृजन के लिए अन्य जो गतिविधियाँ हो सकती हैं उनकी जो है सुविधा मुहैया उपलब्ध करवाना। इतनी सारी बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है, उज्ज्वला स्कीम अलग है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे हम आपके लिए प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे और एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आगे हम आप सभी के लिए और भी अच्छे से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला क्लासेस के माध्यम से लेकर के आते रहेंगे। और ये क्लासेज आपको फ़िलहाल में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दी जा रही हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। अभी हम पीडीएफ दे नहीं पा रहे हैं, बट आगे आपको पीडीएफ हम सबकी प्रोवाइड करा देंगे विद आंसर की। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं, कितने प्रश्न आपने सही किए, और साथ ही साथ किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट लगे। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने 2 फुल फॉर्म पूछे थे, तो वो आपने सभी ने आंसर किया था, और एक क्वेश्चन भी हमने पूछा था, आप सभी ने कमेंट करके बताया था। तो सभी लोग बताइए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं सबका बताना ज़रूरी है, सबकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करके साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन में आप ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लासेज में, क्लास 4 में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।